नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द मिडिवल चोला फ्रॉम किंग आदित्य चोल टू परांतक चोला। तो देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से विजयालय चोल ने एक नवीन चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। पर दोस्तों हम सब जानते हैं जब सन 869 में विजयालय चोल पर आक्रमण किया जाता है पल्लव और पांड्यंस की सम्मिलित सेना द्वारा, तब उस समय वो बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुके थे और ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और उसी समय दोस्तों विजयालय चोल के बेटे आदित्य चोल ने अपने कर्तव्य को संभालते हुए चोल सेना का नेतृत्व किया और जिस कारण से दोस्तों पल्लव और पांड्यंस की सम्मिलित सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद दोस्तों लगभग सन 869 में ही जो पल्लवों के राजा थे नंदीवर्मन, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। और इसके पश्चात दोस्तों सन 871 में जब विजयालय चोल की मृत्यु होती है, उस समय राजा बना दिया जाता है उनके बेटे आदित्य चोला को। जिस समय आदित्य चोला राजगद्दी पर बैठते उस समय चोलाओं की हालत काफी ज्यादा स्टेबल थी क्योंकि रिसेंटली उन्होंने पांड्यंस और पल्लवों के एक बहुत बड़े गठबंधन को हराया था। तो इसीलिए अभी के समय में उनका कोई बहुत बड़ा शत्रु नहीं था और इस कारण से दोस्तों आदित्य चोला को एक समय मिल जाता है कि वो अपने साम्राज्य को और ज्यादा सशक्त कर सके। और इसी दौरान दोस्तों जैसा मैंने पहले ही कहा कि पल्लव किंग नंदीवर्मन की मृत्यु हो चुकी थी, इसी वजह से दोस्तों नंदीवर्मन के दो बेटे, उनका सबसे बड़ा बेटा नृपतुंगा और उनका छोटा बेटा अपराजित में एक गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो जो नृपतुंगा थे ये पांड्यन किंग वरागुणावर्मन के काफी अच्छे दोस्त थे और इसी कारण से नृपतुंगा को एक सपोर्ट पांड्यंस की ओर से मिल रहा था। वैसे तो यहाँ पे पल्लवों की आर्मी और उनका पूरा का पूरा सिस्टम दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक जो नृपतुंगा को सपोर्ट कर रहा था और एक जो अपराजित को सपोर्ट कर रहा था। पर यहाँ पे दोस्तों नृपतुंगा ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि उनके पास पांड्यंस की अलायंस थी और इसी कारण से दोस्तों अपराजित को मजबूर होकर चोलाओं के साथ अलायंस करनी पड़ती है और चोलाओं के साथ साथ वो अलायंस करते हैं गंगा देश के राजा पृथ्वीपति के साथ। तो अभी दोस्तों क्या होता है कि अपराजित के पास दो बहुत ही शक्तिशाली पार्टनर्स थे, एक तो आदित्य चोला जिन्होंने पहले भी पल्लव और पांड्यंस के गठबंधन को हराया था और दूसरे थे गंगा देश के राजा पृथ्वीपति। और इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी सिविल वॉर्स होती है और अंततः दोस्तों दोनों के बीच में एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है और ये युद्ध हुआ था दोस्तों तिरुपुरम्बयम में। और ये इतना भयानक युद्ध था दोस्तों कि आज के समय में भी इतिहासकार इसे दक्षिण भारत के उस समय का सबसे भयावह युद्ध में से एक मानते, क्योंकि इतनी ज्यादा हताहत किसी और युद्ध में नहीं हुई थी। और आप समझ सकते हैं कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों इस एक युद्ध में लगभग 4 देशों की सेनाएं मौजूद थी। इसी कारण से ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयावह था। और आदित्य चोला का क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी पल्लव और पांड्यंस को हराया था, तो इसीलिए दोस्तों अब जब उनको और इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था तो उनके लिए इन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस लड़ाई में आदित्य चोला ने बहुत ही आसानी से नृपतुंगा और वरागुणावर्मन को पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया और उनकी सेना की जो उसने दशा की थी दोस्तों वो बताने लायक नहीं है। इस युद्ध में दोस्तों नृपतुंगा मारा जाता है और उसके बाद उसके छोटे भाई अपराजित को राजा बना दिया जाता है और अपराजित इतना ज्यादा खुश था कि उसने लिटरली विजयालय चोल द्वारा पल्लवों से जितनी भी जमीन जीती गई थी वो सब वो आदित्य चोला को दे देता है और वो ये वादा करता है कि इन जमीनों को दोबारा से पल्लव राजा कभी वापस नहीं लेंगे। वो इतना ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि आदित्य चोला के अलावा इस युद्ध को कोई नहीं जितवा सकता था। और इस तरफ दोस्तों जो पांड्यंस के राजा थे वरागुणावर्मन, उन्होंने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया था क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंदी थे उस समय चोलाओं के। तो चोलाओं ने उनके सामने शर्त रखी कि उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना होगा और एक सन्यासी जैसा जीवन उन्हें बिताना होगा। और इसी कारण से दोस्तों पांड्यंस की भी पूरी तरह से शक्ति खत्म हो चुकी थी और पल्लव तो ऑलरेडी उनके दोस्त बन चुके थे। दोस्त मतलब क्या, आप समझ लीजिए कि आदित्य चोला उस समय दक्षिण भारत के किंग मेकर थे। वो तय कर रहे थे कि पल्लवों का राजा कौन बनेगा। उन्हें अपराजित को राजा बनाया तो इसलिए अपराजित उस समय राजा तो था पर उनके गुलाम की तरह ही बना हुआ था। इस लड़ाई में विजय के बाद दोस्तों राजा आदित्य चोला ने अपने साम्राज्य को और बहुत ज्यादा फैला लिया। उन्होंने एक इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर लिया था उस समय कि पूरे दक्षिण भारत में कोई नहीं था चोलाओं को चुनौती देने वाला। और सबसे अच्छी बात यह थी दोस्तों कि जब तक आदित्य चोल जीवित थे उस समय तक उनके साम्राज्य की ओर आंख उठा के देखने वाला कोई बचा ही नहीं था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य पर राज किया और कोई ऐसा शत्रु उस समय बचा नहीं था जो उन पर आक्रमण कर सके। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि नियति को कभी भी आपकी बहुत ज्यादा कामयाबी मंजूर नहीं होती है। अब जब भी बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं तो आपके सामने वो एक रोड़ा लाकर खड़ा कर देती है और आदित्य चोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग सन 907 में आदित्य चोला की मृत्यु हो जाती है और जब उनकी मृत्यु होती है तब उनके दो बेटे सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थे चोला राजगद्दी के। सबसे पहले उनके बेटे परांतक चोल और उसके बाद थे उनके बेटे कन्नड़ देव। अब देखिए जो परांतक चोल थे उनको तो वैसे सभी चोला राजा बनाना चाहते थे, पर जो कन्नड़ देव थे उनके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट था राष्ट्रकूटों के राजा कृष्णादास सेकंड की तरफ से, क्योंकि कृष्णादास सेकंड कन्नड़ देव के दादाजी थे। मतलब जो कन्नड़ देव की माँ थी कृष्णादास सेकंड की बेटी थी।
थी। और इसी वजह से दोस्तों कृष्णा सेकंड चाहते थे कि किसी तरह से कन्नड़ देव राजा बन जाए चोलाओं। और जैसा कि ना हम सब जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। राजा बनते हैं परांतक चोल सन 907 में। और राजा बनते ही दोस्तों उन्हें कुछ छोटे मोटे सिविल राइट्स का तो सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली कन्नड़ देव तो शांत बैठने वाले थे नहीं। पर वो उन्हें किसी तरह से सबसाइड कर वो सीधे पांड्यंस की और अपनी मुहिम शुरू कर देते हैं। और लगभग सन 915 आते आते उन्होंने पांड्यन एम्पायर पर एक फुल ब्लोन अटैक कर दिया था। और इस अटैक में उन्होंने सबसे पहले बहुत ही स्विफ्टली मदुरई को जीत लिया। और जैसे ही उन्होंने मदुरई को जीता, उसके बाद जो पांड्यन राजा थे मारावर्मन राजसिम्हा, उन्होंने मदद मांगी अनुराधापुर के राजा कश्यप से। और अनुराधापुर और पांड्यंस की सम्मिलित सेना ने वेल्लोर के मैदानों में आक्रमण कर दिया चोलाओं पर। हालांकि दोस्तों शुरुआत में जो ये लड़ाई थी, ये चोलाओं के लिए एक सरप्राइज अटैक की तरह था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मदुरई हारने के बाद इतनी जल्दी पांड्यंस रिवाइव कर जाएंगे। पर दोस्तों फिर भी वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे और परांतक चोला ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने इन शत्रुओं पर वार किया और लिटरली दोस्तों पूरे शत्रु सेना का विनाश करके रख दिया उन्होंने। मतलब जितनी क्षति इसमें पांड्यंस की, उससे कई ज्यादा क्षति इसमें अनुराधापुर की सेना की हुई थी। और अनुराधापुर की सेना उसी समय वापस चली गई और जो पांड्यन राजा थे वो सीधा श्रीलंका की ओर भाग गए। मतलब अपना राज्य छोड़ के वो सीधा श्रीलंका भाग गए थे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी मारकाट मचाई गई थी इस युद्ध भूमि में। हालांकि दोस्तों परांतक चोला मारावर्मन का पीछा करना चाहते, पर इसी समय दोस्तों कृष्णा सेकंड ने आक्रमण कर दिया चोलाओं पर। और रीजन तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि उन्होंने आक्रमण किया था। अब क्या हुआ दोस्तों, जब राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया तो चोला अचानक से अचंभे में आ गए, क्योंकि वो पांड्यंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे। और इसी दौरान राष्ट्रकूटों का हमला बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। पर किसी तरह से दोस्तों चोलाओं ने अपनी आर्मी को पीछे खींचा और राष्ट्रकूटों को रोक लिया। और इस जंग में दोस्तों राष्ट्रकूटों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे उनके राजकुमार इंद्रादा थर्ड। पर फिर भी दोस्तों चोलाओं की ओर से परांतक चोला और उनके बेटे राजादित्य चोल ने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध किया और एट लास्ट राष्ट्रकूट को पूरी तरह से हरा दिया। और राष्ट्रकूट एम्पायर के लिए उस समय की सबसे बड़ी हार में से एक थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जो एक चोला आर्मी ऑलरेडी कई सारी बैटल्स में इन्वॉल्व थी, वो इस तरह से उनको हरा सकती है। पर दोस्तों हुआ ऐसा ही कुछ और राष्ट्रकूट की सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने अपनी खुद की कुछ टेरिटरीज गंवा दी। इस युद्ध के बाद दोस्तों कई सालों तक चोला बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से राज करते हैं दक्षिण भारत पर। इनफैक्ट वो श्रीलंका को भी जीत लेते हैं। पर दोस्तों क्या होता है ना कि राष्ट्रकूटों के अंदर एक प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। जब ईयर 939 में कृष्णा थर्ड राजा बनते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य के, और उनका पहला लक्ष्य था किसी भी तरह से चोलाओं को खत्म कर दिया जाए। ईयर 949 में कृष्णा थर्ड चोलाओं पर आक्रमण कर देते हैं। और उस समय दोस्तों जो परांतक चोल थे वो काफी वृद्ध हो चुके थे, इसीलिए सेना का नेतृत्व करते हैं उनके बेटे राजादित्य। राष्ट्रकूट और चोला इन दोनों की सेनाएं जाके मिलती है तकोलम के मैदान में। और ये तकोलम का युद्ध चोलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि इसने चोलाओं के इतिहास को बदल कर रख दिया था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि इस युद्ध में चोला तो वैसे शुरुआत में जीत रहे थे, पर अचानक से जो राष्ट्रकूटों के युवराज थे बुटुगा, उनका एक तीर आके लगता है राजादित्य को। राजादित्य अपने हाथी पर बैठे हुए थे, पर ये जो तीर था ये बहुत ही ज्यादा विषैला था। और इसी वजह से दोस्तों इंस्टेंटली मृत्यु हो जाती है राजादित्य की। और उनके मृत्यु के साथ ही साथ पूरी की पूरी चोल सेना बिखर जाती है। और इवेंचुअली दोस्तों राष्ट्रकूटों के हाथों चोल सेना की एक बहुत ही भयावह पराजय होती है। और इसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट सेना आगे बढ़ती रहती है और लिटरली वो लोग रामेश्वरम तक पहुंच जाते हैं। और जो चोल थे उनको पूरी तरह से पीछे हट जाना पड़ता है। मतलब विजयालय चोल, आदित्य चोल, परांतक चोल, इन सब ने अब तक जितना भी साम्राज्य जीता वो सब उनके हाथ से निकल जाता है। उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। और अंततः दोस्तों परांतक चोल को संधि कर लेनी पड़ती है, उन्हें हार माननी पड़ती है। और राष्ट्रकूटों का जो इतना पुराना एक प्रतिशोध था वो पूरा हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों चोलाओं के जो अगले कुछ शासक थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर साबित हुए थे जब तक सुंदर चोला नहीं आए। मैं सुंदर चोला के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। और मुझे पता है दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया है, क्योंकि आदित्य चोल और परांतक चोल को एक वीडियो में लाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। पर इनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस नहीं बना सकता था, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में ले आया हूं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हर किसी को चोलाओं का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और मैं चोलाओं पर दोस्तों एक पूरी सीरीज बना रहा हूं। ये मेरी सीरीज का तीसरा वीडियो है। मैं इससे पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं। उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।